सो हॅलो वेलकम एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. स्वागत 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 सुस्वागतम. सो टाइम हो चुका है, चलो सब लोग सेशन में ज्वाइन हो जाओ. सेशन हम लोगों का आज का जो है वो है इंटीग्रेशन. हम लोग ने इससे पहले वाले सेशन में क्या सीखा था? डेरिवेशन सीखा था, डिफरेंशिएशन सीखा था. आज के सेशन में हम लोग नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंटीग्रेशन. इसके अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या फॉर्मूलेज हैं, और एक्चुअल में इंटीग्रेशन का जो टूल है, मैथमेटिकल टूल, वो टूल क्यों यूज किया जाता है, ये चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करने वाले हैं. तो आप लोग रेडी हो? चलो फटाक से नोटबुक ओपन कर लेना है, सब लोगों को पेन पेंसिल ले लेना है और टॉपिक का नाम लिखना है इसके अंदर इंटीग्रेशन. क्या नाम लिखना है? इंटीग्रेशन. ठीक है, फटाक से टॉपिक का नाम लिख लो इंटीग्रेशन, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यही नहीं, इससे पहले हम लोग ने जो सेशन में किया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों टॉपिक कैलकुलस के पार्ट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था डिफरेंशिएशन. क्या देखा था हम लोग ने? डिफरेंशिएशन देखा था. अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है इसका मीनिंग जरा सा मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को कनेक्ट भी कर पाओगे. दोनों के बीच में आप लोगों को क्या डिफरेंस है वो भी क्लियरली पता चल जाएगा. तो अच्छे से देखना है, कोई टेंशन नहीं लेना. सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, यहीं पे होंगे, वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे होंगे. एक एक कंसेप्ट आप लोगों को एक एक बेसिक चीजें सिखाई जाएगी. ठीक है, तो टेंशन फिजिक्स के लिए कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है. मैं हूं आपका फिजिक्स मास्टर टीचर और आपको मास्टर बना के रहूंगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो जब हम लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में याद रखने का हम लोग डिवीजन करते हैं. या तो अगर मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो हम लोग डिवीजन करते हैं. क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं. और अगर मैं ग्राफिकली बोलूं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली स्लोप निकालते हैं. क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं. अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस हो भी बता. तो मान के चलो यहाँ पे जब डिवीजन कर रहे हो, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम का आप डिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. यस, परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं. वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, और आपको मिलेगा एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये दोनों क्वांटिटी डिवाइड हो रहा है. क्या हो रहा है? डिवाइड. तो जब दो क्वांटिटी डिवाइड होता है तो आपको जो आंसर मिलता है वो आंसर आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर मान के चलो इसमें से ये वाला टर्म फिक्स नहीं है, ये वाला टर्म फिक्स नहीं है, जैसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, आप लोगों ने 10 सेकेंड का टाइम लिया. ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? 10 सेकेंड का टाइम लिया. इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था, यहां से आप स्टार्ट किए, 0 वेलोसिटी था, और 0 वेलोसिटी के बाद आप चलते गए और यहां से यहां तक आप गए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. यहां से यहां तक आप गए 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. यहां से यहां तक आप गए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहां से यहां तक आप गए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब मैं पूछूंगा, बताओ इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है? क्या एक्सेलरेशन आया है? क्या बिल्कुल आया है. एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो आया है. तो मैं बोलूंगा चलो पता करके बताओ मुझे एक्सेलरेशन कितना आया है. तो आप बोलोगे सर टाइम तो 10 सेकेंड क्लियर दिख रहा है, लेकिन वेलोसिटी कौन सा रखूं मैं? 10 रखूं, 1 रखूं, 6 रखूं, 5 रखूं? सर इसमें हम लोग कंफ्यूज है. तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सारी दुनिया को प्रॉब्लम दिखाई दिया कि अगर हम लोग दो क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से ये वाला क्वांटिटी वेरिएबल है भाई, बदल रहा है, फिक्स नहीं है, तो ये फॉर्मूला आंसर नहीं दे पाता है, ये फॉर्मूला काम का नहीं रह जाता है. और ऐसा जो क्वांटिटी जहां पे आप लोगों के कंटेंट वेरिएबल हैं, वेलोसिटी वेरिएबल है, जब आप इसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करोगे वेलोसिटी और टाइम का आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. और डिवीजन करना मतलब ग्राफ पे डिवीजन करने का मतलब क्या होता है? स्लोप निकालना. अगर आप इस ग्राफ से स्लोप निकालोगे तो देखो आप इस ग्राफ का स्लोप नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को ट्राइंगल चाहिए, आप लोगों को tan थीटा यूज करना पड़ता है, राइट. ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ट्राइंगल चाहिए. आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा सकते हो? ये वाला एंगल होता है, ये ट्राइंगल तो है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा सकते हो?
आप स्लोप इस वाले का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम लोग डायरेक्ट स्लोप नहीं ले पा रहे, तो आखिर में एक्सेलरेशन आएगा कैसे? तो फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोलता है कि टेंशन मतलब मैं आ चुका हूं, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि जब भी हम दो क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं जिसमें से एक क्वांटिटी वेरिएबल होता है, एक क्वांटिटी वेरिएबल होता है, तो फिर उस पर्टिकुलर रेशियो आप लोगों को फॉर्मूला नहीं दे पाता, नहीं तो आप लोगों का स्लोप ग्राफ दे पाता है। उस टाइम पे आप लोगों को एक टूल का यूज करना पड़ता है और उसी टूल का नाम रखा गया डिफरेंशिएशन। क्या रखा गया है? डिफरेंशिएशन। क्या रखा गया है? डिफरेंशिएशन। बस यही आप लोगों का डिफरेंशिएशन की कहानी थी। अब हम लोग आते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, ये तो मैं बस आपको इसलिए बता रहा था सो दैट आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाए एक्चुअल में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन बोलता है कि मैं डिफरेंशिएशन का दूसरा भाई हूं, ठीक है, लेकिन हाँ दूसरा भाई तो हूं, लेकिन मैं उसकी नहीं सुनूंगा, मैं उसका उल्टा करूंगा। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि मैं डिफरेंशिएशन का उल्टा करूंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करने आया हूं, मैं भी एक मैथमेटिकल टूल हूं और डिफरेंशिएशन जैसा तुम्हारी मदद कर रहा है सेम टू सेम मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यहां पे मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं सुनूंगा, मैं डिफरेंशिएशन का उल्टा करूंगा। ठीक है, करो, देखते हैं क्या बोलता है ये बोलता है कि मैं तब यूज होता हूं जब आप लोगों को कोई क्वांटिटी फाइंड करना है किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा था? डिफरेंशिएशन बोल रहा था मैं तब यूज होता हूं जब आप लोगों को किसी क्वांटिटी ए को फाइंड करना होता है दो क्वांटिटी को डिवाइड करके। तो डिफरेंशिएशन डिवीजन के खेल में यूज होता है और इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के खेल में यूज है। यहाँ पे एडिशन करता है, डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन करके देता है, डिवीजन जो है सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखना एडिशन करता है। तो इंटीग्रेशन बोलता है बाबा मैं आ चुका हूं, मी आहे, मी देवा आहे। ठीक है, तो यहां पे जब कोई क्वांटिटी आपको फाइंड करना है किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन बोलता है कि मैं काम करूंगा जब आप लोगों का उसमें से एक क्वांटिटी वेरिएबल होगा। एक क्वांटिटी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। सेम टू सेम डिफरेंशिएशन भी यही बोल रहा था कि मैं डिवीजन के लिए हेल्प करूंगा जब एक क्वांटिटी वेरिएबल होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो काम नहीं कर पाएगा, कौन सा वैल्यू वी की रखोगे। इसमें भी अगर आप लोगों के पास फोर्स फिक्स है, जैसे मान के चलो मैंने आप लोगों को बोला इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और ये थोड़े टाइम में इधर आ जाता है, 10 मीटर आगे निकल जाता है, बताओ कितना वर्क किया गया है? तो आप लोग बोलोगे यस सर मुझे पता है, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आप रखोगे 10 और डिस्प्लेसमेंट आप रखोगे 10 और आप बोलोगे सर 100 जूल का वर्क हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट आंसर आप लोगों ने बताया, एकदम परफेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा जब आपके पास क्वांटिटी वेरिएबल होगा। यहां तो दोनों क्वांटिटी फिक्स था, कांस्टेंट था, फिक्स था कि फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, ये 10, इसके लिए तो ये फॉर्मूला काम आ गया। लेकिन इंटीग्रेशन बोलता है मैं तब हेल्प करता हूं जब क्वांटिटी आपका कैसा होता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल कब होगा क्वांटिटी? चलो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो आप पॉइंट ए पे बैठे हो और आप पॉइंट बी पे जा रहे हो, आप पॉइंट ए पे बैठे हो और आप पॉइंट बी पे जा रहे हो। ये वाला जो डिस्टेंस है मान के चलो 1000 मीटर है, दैट इज 1 किलोमीटर, बहुत लंबा डिस्टेंस है। और आपको मैंने बोला भाई ये लो बैग लो और ये बैग 100 kg का, इसको बी तक लेके जाओ। तो आप क्या करोगे? कभी ऐसे लेके जाओगे बैग को, कभी ऐसे पुश करके लेके जाओगे और धीरे धीरे कुछ ना कुछ हारे थके कुछ ना कुछ करते हुए, अपने दोस्त की मदद लेते हुए, खुद की, और आप धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद बी पे पहुंच जाओगे। बराबर है ना? ठीक है, बी पे पहुंच गए आप। अब यहां पे मुझे बताओगे जब आप इसको आगे लेके जा रहे थे तो क्या मुझे बताओ इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे थे आप, हर बार सेम फोर्स लगा रहे थे क्या? आप बोलोगे नहीं सर फोर्स सेम कैसे लगेगा, हर बार मैं कुछ ना कभी ऐसे फोर्स लगा रहा था कभी ऐसे, तो हर बार फोर्स आप सेम नहीं लगा रहे थे। मान के चलो जब यहां से यहां पे गए आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, यहां से यहां तक 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, यहां से यहां तक 15 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो आप लोगों ने जो फोर्स यहां पे लगाया है
वो फोर्स कांस्टेंट है क्या? अगर मैं बोलूं बताओ इसका वर्क का डन कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर दिख रहा है 1 किलोमीटर है, लेकिन फोर्स तो हमें पता नहीं चल रहा, हम लोग फुल कंफ्यूज है सर इसमें फोर्स कौन सा रखे। तो यही तो प्रॉब्लम है कि जब आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें से एक वेरिएबल है, एक बदल रहा है, तो आप कैसे काम लोगे? फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इंटीग्रेशन ने बोला कि उस टाइम पे तुम लोगों को मेरे पैर पकड़ने पड़ेंगे, मैं वहां पे तुम लोगों के लिए भगवान बनूंगा और मैं उसका आंसर निकाल के दूंगा। तो इंटीग्रेशन ये बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा। जरा ध्यान देना, इंटीग्रेशन बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो आपने बोला प्रॉब्लम हमारा ये कि हम लोग जब ए से बी पे जा रहे तो फोर्स हम लोगों का बार बार बदल रहा है। तो हम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि फोर्स की वैल्यू कौन सा पुट करे फॉर्मूले में। तो इंटीग्रेशन ने बोला एक काम करो, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को एक सॉल्यूशन देता हूं। तुम लोग ना जो वर्क कर रहे हो, जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, छोटे छोटे स्टेप में करो। इधर से पहले इतना दूरी जाओ आप, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपका होगा और आप वर्क भी थोड़ा सा करोगे। देखो इंटीग्रेशन हमें बोल रहा है कि तुम लोग को करना क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ना है। क्या करना है? थोड़ा सा डिस्टेंस ही आगे बढ़ो, पूरा मत करो एक बार में, करना है पूरा है, छोटे छोटे स्टेप में करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। तो उसने बोला ds इतना आप थोड़ा सा आगे चलो और उसके लिए आप लोगों को dw वर्क करना पड़ेगा। फिर उसने बोला और आगे ds निकलो, फिर से आप लोग थोड़ा सा वर्क करोगे dw का मतलब स्मॉल वर्क और ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। s मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, w मतलब वर्क तो dw मतलब स्मॉल वर्क। यस, तो वो बोल रहा है कि पूरा वर्क करो आप यहां तक, लेकिन छोटे छोटे स्टेप में करो, छोटे छोटे स्टेप में आप लोगों को वर्क करने बोल रहा है। और बोलता है बाद में मैं तुम्हारा मदद करूंगा। कैसे करूंगा? तो उसने बोला आप पहले छोटे छोटे स्टेप में पूरा काम कर लो, ds डिस्प्लेसमेंट करो, dw काम कर लो, ds डिस्प्लेसमेंट करो, dw काम कर लो, राइट। अब उसने बोला जैसे आप लोगों ने पूरा dw काम कर लिया, ये ऐसे पूरा, अब क्या करो, यहां से यहां तक जितने भी dw आए हैं सबको ऐड करना है। सबको क्या करना है? ऐड करना है। और जब आप सबको ऐड कर दोगे तो आप लोगों को टोटल वर्क मिल गया, हो गया आपका काम, हो गया आप लोगों का काम। तो उसने ऐसा करने क्यों बोला? आप लोगों को छोटे छोटे स्टेप में वर्क क्यों करने बोला? बिकॉज वो ज्यादा स्मार्ट है हम लोग से, उसको पता है कि जब छोटे छोटे स्टेप में वर्क किया जाता है तो फोर्स जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, फोर्स के अंदर जो बदलाव आता है, चेंजेस आता है, वो ज्यादा नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये बीकर है, इसके अंदर आइस रखा है। क्या रखा है? आइस। अब मैं बोलता हूं इसका टेम्परेचर बताओ, आप बोलोगे सर अभी 0 डिग्री दिख रहा है। मैंने बोला 1 सेकंड बाद वापस बताओ, आप बोलोगे सर अभी भी 0 डिग्री दिख रहा है। मैंने बोला वापस से 1 सेकंड बाद बताओ, आप बोलोगे सर अभी भी 0 डिग्री। मतलब आप जब टाइम बहुत छोटा रखते हो, dt 1 सेकंड बाद बार बार चेक कर रहे हो, तो आपने देखा कि वैल्यू आप लोगों को हर बार सेम मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं। वही चीज है, अगर आप यहां से यहां तक लेके जाओगे डायरेक्टली तो फोर्स ज्यादा बदल जाएगा, लेकिन जब आप यहां से यहां तक छोटे स्टेप में काम करोगे तो फोर्स के अंदर जो चेंज आएगा वो ना के बराबर आएगा, ना के बराबर चेंज आएगा। इसके लिए इंटीग्रेशन ने बोला कि तुम लोग छोटे छोटे स्टेप में काम करो और फिर सबको मैं ऐड कर दूंगा। तो इसने बोला कि ये जो dw आप लोगों ने काम किया है, अब मैं इसको ऐड करूंगा, तो आप डायरेक्ट ऐड मत करो, आप ना इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन मतलब वो मेरा काम है, आप मुझे बता दो कहां से कहां तक dw को ऐड करना, मैं कर लूंगा। तो आप लोग इसके बीच में कितना dw बनाए हैं आपको नहीं पता, तो इंटीग्रेशन को आपको सिर्फ बता देना है कि पहले हम लोग 0 पे थे, फिर हम लोग 1000 मीटर आगे निकल गए। तो आप लोगों को बोलना इंटीग्रेशन भाई आपको 0 से लेके 1000 मीटर तक का जो डिस्टेंस है उसके बीच में सारे के सारे dw को ऐड कर देना, वो करके दे देगा आपको। यही तो खासियत है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, वो फॉर्मूले को सिर्फ आप लोगों को इनपुट देना है, वो अपना काम खुद से करके दे देगा। उसको पता चल जाएगा 0 से 1000 के बीच में कितना dw था और सबको वो ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देगा। अभी समझ में आएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन कब यूज करना पड़ता है? when 2 numbers are multiplied and one is variable। ये एकदम बेसिक लेवल पे मैं आपको बताऊं, एक उसमें से क्या वेरिएबल है, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन यूज करें। ये मैथमेटिकली, अगर आप ग्राफिकली समझोगे, अगर आप ग्राफिकली इस चीज को समझोगे, तो ग्राफिकली का मतलब होता है आप लोगों को यहाँ पे
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो अगर फोर्स बार बार वेरिएबल है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा, आपका ग्राफ ऐसे आएगा। और इंटीग्रेशन करने का मतलब या तो मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब, अगर ये व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड है, हाँ, इंटीग्रेशन करने का मतलब जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफिकली क्या था, स्लोप निकालना, वैसे इंटीग्रेशन करना मतलब होता है ग्राफिकली जो भी आपका ग्राफ है उसका एरिया निकालना, ये सब एरिया निकालना। ठीक है, तो हम लोग को इंटीग्रेशन ने क्या बोला, आप छोटे छोटे स्टेप में काम करो। तो हम लोग ने क्या किया, ये सारे एरिया को छोटे से स्ट्रिप में काट लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो शेप बना है वो शेप तो पता ही नहीं चल रहा, तो एरिया कैसे निकालोगे। तो इंटीग्रेशन ने वही काम बोला, उसने बोला कि आप छोटे छोटे स्टेप में वर्क करो। छोटे स्टेप में वर्क करोगे तो क्या होगा, देखो जब आप छोटे स्टेप में वर्क करोगे, जब आप छोटे स्टेप में वर्क करोगे तो आप लोगों का जो स्ट्रिप बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, बन रहा है। अब यहाँ पे आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया क्या है, ये वाला विड्थ है, ये लेंथ है। जरा देखो विड्थ क्या है, विड्थ अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, और ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ मतलब फोर्स है। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसका एरिया निकाल रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये क्या दे रहा है आप लोगों को, स्मॉल वर्क दे रहा है। फिर आप वापस से क्या करोगे, यहां पे भी छोटा सा एक स्ट्रिप ले लोगे। अब ये भी रेक्टेंगल जिस तरीके का है, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया क्या होगा, ये विड्थ है, विड्थ कितना है, ds है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, फोर्स है, ये फोर्स है, वर्क मिल गया। तो जब आप छोटा छोटा एरिया इसमें कट करोगे तो आपको छोटा छोटा वर्क मिलते जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, इसी को क्या कर दोगे, यहां से लेके यहां तक आप ऐड कर दोगे, और आप लोगों का आंसर आ गया। ऐड आपको करना ही नहीं है, ऐड आपको इंटीग्रेशन करके देगा, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बात समझ में आया सब लोग को। तो हम अगर मैथमेटिकली समझेंगे इंटीग्रेशन क्या करता है, तो इंटीग्रेशन हम लोगों को दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देता है, जिसमें से जब एक नंबर क्या होता है, वेरिएबल होता है। या तो ग्राफिकली हम बोलेंगे इंटीग्रेशन हम लोगों को, जो हमारा ग्राफ है अगर लीनियर नहीं है तो ऐसे ग्राफ का हम लोगों को एरिया निकाल के देता है। और मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब होता है कि ग्राफ का एरिया निकालना, वो दो क्वांटिटी की ग्राफ का एरिया निकालना। ठीक है, तो अगर एरिया निकालोगे आप तो एरिया में आप लोगों को क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा, इसका एरिया निकाल। तो हम लोगों को एक आइडिया लग गया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोगों को क्या करके देता है, when two numbers are multiplied one is variable then integration is used, otherwise or when a graph is non-linear, आपका ग्राफ नॉन लीनियर है, then in order to obtain area इंटीग्रेशन इज यूज्ड। आपको अभी बात समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन क्यों यूज किया जाता है, क्लियर है। वेरिएबल कंटेंट के लिए ये दोनों टूल्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज किया। इतना क्लियर हुआ क्या सब लोग को, वो बताओगे मुझे पहले, इतना क्लियर हुआ क्या? यस, इतना क्लियर होने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कंडीशन के हिसाब से जरा ध्यान देना, हमारे कंडीशन के हिसाब से अगर आप लोगों को वर्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमारा जो फोर्स है वो फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। कैसा है, वेरिएबल है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, तो आंसर है हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये जो वर्क करेंगे हम छोटे छोटे स्टेप में करेंगे, तो हम छोटे स्टेप में जो वर्क करेंगे स्मॉल वर्क, वो कितना होगा, आंसर है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ऐसे ही हम लोगों को बहुत सारे DW मिलेंगे छोटे छोटे, तो बोला गया कि भाई उसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आप लोगों को टोटल वर्क मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो DW यानी सारे DW का एडिशन करोगे W मिल जाएगा, इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस फॉर्मूले से आप लोगों का आंसर मिलेगा अगर फोर्स वेरिएबल है तो। क्लियर है। तो आपको याद रखना, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। जो भी क्वांटिटी वेरिएबल होता है उसका वैल्यू हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, जो भी क्वांटिटी वेरिएबल होता है
उस क्वांटिटी का वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाएगा, जिसके भी ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप लोगों को फोर्स का कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 5x² + 2x। इस तरीके से आप लोगों को बता देंगे कि फोर्स हमारा है। आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, मिलेगा ही नहीं परफेक्ट वैल्यू, तो देंगे कहां से, ठीक है। तो दिस इज द केस। इस तरीके से आप लोगों को इंटीग्रेशन करना होता है। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ इसके फॉर्मूलेस वगैरह बता दूंगा कि कौन कौन सा फॉर्मूलेस हम लोगों को यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पे आ जाओ। चलो सबसे पहला जो होता है वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब होता है कि कहां से कहां तक ऐड करना है, उसका लिमिट आपको नहीं पता होता। इनडेफिनेट, उसका लिमिट आपको नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इफ, ये मैं लिख देता हूं इनडेफिनेट, इफ वी, एकदम बेसिक लेवल पे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इफ वी डोंट नो द लिमिट, इसका मतलब है कि आप लोग ए से बी तक तो जा रहे हैं, लेकिन ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको पता नहीं। मतलब आपको स्टार्टिंग का पॉइंट का वैल्यू भी नहीं पता है, फाइनल पॉइंट का वैल्यू, मतलब आपको लिमिट नहीं पता है कहां से कहां तक आपको ऐड करना है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज किया जाता है। तो उसका जो इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से बनता है। मान के चलो अगर मेरे को बोला गया एक फंक्शन है f(x), इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो आप लोगों को इसका एक इक्वेशन आएगा g(x), इसका आंसर आ जाएगा g(x), कुछ तो आएगा। जब आप कोई भी फंक्शन f है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन करने बोला और आप लोगों के पास लिमिट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा g(x). तो इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था, क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि g(x) जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव ले लो तो वापस से आप लोगों को सेम टू सेम यही मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये वापस से मिल जाएगा आप लोगों को। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं sin x का, जरा ध्यान देना, sin x का अगर मैं बोलता हूं डेरिवेटिव बताओ क्या है, डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से लिख के दिखा, चलो मैं बोलता हूं आप लोगों को डेरिवेटिव ले लो x³ का, तो सबको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x², क्या आ जाएगा 3x²। अब जरा देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका इंटीग्रेशन करो, अगर मैं बोलता हूं 3x² का इंटीग्रेशन करो, तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन। जब आप इसका करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो आपका पावर रहता है उसमें प्लस कर देने का 1 और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 3x³, पावर में एक प्लस करूंगा, नीचे उसी से डिवाइड करूंगा, कैंसिल हो गया और x³ आ गया। देखो सेम टू सेम आ गया, आ गया, आ गया। लेकिन जरा ध्यान देना, ये तो एक चीज मैंने बताया कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसी का उल्टा हो जाता है, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल और ये डिफरेंशिएशन, ठीक है, बराबर। अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों के पास कोई लिमिट नहीं रहता, तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आप लोगों को बोला होता d/dx 3x² + 3 का करना है, तो आप लोग बोलते सर इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, मैं अगर आपको बोलता हूं x³ + 3 का आप लोगों को डेरिवेशन लेना, डिफरेंशिएशन करना, तो आप बोलते सर इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 3x² और 3 का डेरिवेशन 0 होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, ये आप लोगों ने डेरिवेशन लिया, अगर मैं बोलूं कि भाई इसका इंटीग्रेशन करो, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है यहां पे आ जाएगा 3x³/3, 3 कैंसर और आपको क्या मिल जाएगा x³। तो जरा देखो वापस से इंटीग्रल जब आपने किया तो सेम वैल्यू मिला क्या, नहीं मिला। मैंने यही बताया आपको कि अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हो, ये एक दूसरे का अलग है। जैसे एग्जांपल, जब आपने x³ का इंटीग्रेशन किया तो 3x² मिला, और जब 3x² का आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो आप लोगों को क्या मिला, x³ मिला, सेम टू सेम मिला।
मतलब क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है। जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स क्यूब का तो क्या मिला 3x स्क्वायर। जब आप लोगों ने 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिया तो आप लोगों को एक्स क्यूब मिल गया, सेम मिल गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये उल्टा होता है। लेकिन जब आपको मैंने बोला भाई एक्स क्यूब प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, डेरिवेशन निकालो, तो आपने निकाला सर 3 का क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 3 में कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। जब मैंने आपको बोला इसका इंटीग्रेशन निकालो तो आपको आंसर क्या मिला, एक्स क्यूब, जो कि एक्स क्यूब प्लस 3 मिलना चाहिए था। इस नियम के हिसाब से मिला क्या, मतलब अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है तो हम लोगों को इंटीग्रेशन में पता नहीं चलेगा। अगर आपके फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन में हमें पता ही नहीं चलता वो वैल्यू क्या है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान देना, अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो ऐसा होता है। जब आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसा होता है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे, जरा ध्यान से देखना, कि अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन आप कर रहे, कुछ मिल रहा है, तो इसके साथ एक कांस्टेंट भी होगा, हम लोगों को नहीं पता है वो। आया बात समझ में? इसके साथ अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो आंसर आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट भी होगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किए तो जो आंसर आया इसके साथ एक कांस्टेंट भी था, हमें उसके बारे में पता नहीं था। आया बात समझ में? तो अगर आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमेशा याद रखने का कि आप इंटीग्रल लेने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट भी आएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आपके पास लिमिट होता है, वी हैव लिमिट, वी हैव लिमिट। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला कि एक सिस्टम है, उसके ऊपर फोर्स लगाया गया 6x स्क्वायर और हम लोग उसको 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक डिस्प्लेस किए, तो फोर्स तो यहाँ पे वेरिएबल है। जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो याद रखने का कि वहां पे वो क्वांटिटी वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो फंक्शन है वो है f ऑफ x है। मेरा फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे, जब x का वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको फोर्स क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 मिलेगा। जब आप x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, तो आपको फोर्स कितना मिलेगा, 24। तो मतलब आप देख रहे हैं डिस्टेंस जैसे जैसे बदल रहा है फोर्स बदल रहा है, मतलब फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि फोर्स वेरिएबल है। तो जब कोई क्वांटिटी वेरिएबल होता है तो हमेशा याद रखना वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाता है आपको क्वेश्चन में। क्लियर? किसके फॉर्म में दिया जाता है, इक्वेशन के। तो और इसमें यह भी बताया कि 1 मीटर से आप 2 मीटर तक उसके ऊपर फोर्स लगाए। तो यहाँ पे आपको लिमिट दिया गया, अगर आपको लिमिट दिया गया तो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालोगे, वर्क अगर निकालना है तो आप लोग करोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 0 से लेके, सॉरी नॉट 0, जो भी आपको लिमिट दिया है। हमेशा याद रखने का जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करें उसी का लिमिट होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में करें तो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट होगा और इससे आप लोगों को वर्क मिलेगा, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, लिमिट्स होते हैं। चलो पहले फॉर्मूला देखेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो। और जैसे आप आगे के फिजिक्स पढ़ोगे, 12th की फिजिक्स पढ़ोगे, 12th में जाते जाते पूरा कंसेप्ट आपको इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो कुछ हमारे पास फॉर्मूला है, नोटबुक सब लोगों को ओपन करना है, फटाक से नोटबुक ओपन कर लो सब लोग और वहां पे टॉपिक का नाम लिख लो, इंटीग्रल फॉर्मूलाज। क्या लिखना है, इंटीग्रल फॉर्मूलाज। चलो क्या क्या सीखे हम लोग ने, हमने सीखा जो सर इंटीग्रेशन होता है वो 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने में काम आता है जब एक क्वांटिटी इसमें से वेरिएबल होता है। बिल्कुल सही सर, जो इंटीग्रेशन होता है वो ऐसे ग्राफ का एरिया निकालने में काम आता है जिस ग्राफ का जो कर्व आया है वो लीनियर नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, कर्व के फॉर्म में आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो ऐसे ग्राफ का एरिया निकालना है अगर हम लोगों को, तो हम लोगों को हमेशा क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हमेशा इसके अंदर इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन में सीखा है। नेक्स्ट, अब फिर हम लोग ने देखा कि इंटीग्रेशन जो होता है भाई वो 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं। तो कौन कौन से वो भी हमने देखा। पहला जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे आप लोगों को लिमिट नहीं दिया रहता है कहां से कहां तक क्वांटिटी को ऐड करना है। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन होता है, राइट।
तो आपको लिमिट नहीं दिया है कहाँ से कहाँ तक क्वांटिटी को ऐड करना है। वहीं पे दूसरा जो होता है आपके पास वो क्या होता है, डेफिनेट, जिसके अंदर आपको पता होता है कि लिमिट क्या है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल फॉर्मूलाज पे, ठीक है। चलो देखते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ये डेरिवेशन का उल्टा होता है। तो देखो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वांटिटी है, देखो ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है dx मतलब क्या है, ये सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसमें से ये वाला टर्म वेरिएबल है, यही चीज बता रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन और जिसमें से x⁻n जो है वेरिएबल है। सेम इसका मतलब है sin x और dx का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जिसमें से sin x जो है वेरिएबल है। क्लियर दिख रहा है, sin x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे cos x और dx का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, cos x वेरिएबल है, बस और कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन रहेगा x⁻n, तो हमेशा आपको इंटीग्रेशन में क्या करना है, जो आपका पावर है उसके अंदर क्या करना है, एक प्लस कर देना है और पूरा का पूरा पावर नीचे आप डिवाइड कर दोगे और प्लस सी। देखो इसके पास कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। हाँ एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये n का वैल्यू जो आपके नंबर के पास पावर है वो कभी -1 नहीं होना चाहिए। -1 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इधर -1 आ जाएगा, -1 + 1 0, n/0 इज नॉट डिफाइंड, आंसर नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज का ध्यान रहे कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन, अगर मैं बोलूं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था तो आप बोलोगे सर cos x होता था, बिल्कुल। तो sin x का उसका उल्टा हो जाएगा, -cos x हो जाएगा, प्लस सी, इनडेफिनेट। क्लियर, नोट करते जाओ, पहला वाला नोट कर लो, इंटीग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, जहां पे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू चल जाएगा। इंटीग्रेशन sin x dx होगा तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, इसके लिए इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा, -cos x प्लस सी। सेम इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है, cos का डिफरेंशिएशन -sin x होता था, क्या होता था, -sin x, इसके लिए इधर प्लस हो गया तो cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस सी, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, sec² x जो था ये किसका डिफरेंशिएशन था, याद है, tan x का था। tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। आगे नोट करते जाना आप लोगों को, cosec² x, अगर मैं आपको पूछूं cosec² x किसका डिफरेंशिएशन था, किसका था, cot का, इसके लिए cosec² x जो है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cot हो जाएगा, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन होता था -cosec² x, sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x इंटू tan x, इसके लिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी, cosec x डॉट cos x और cot x माइनस cosec x प्लस 1/x dx का log x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था तो ये 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी। तो इतने फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज मदद हम लोग फिजिक्स में ले सकते हैं अलग अलग टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब लोग को। देखो क्लियर नहीं होगा तो मीनिंग ही नहीं है, मेरा भी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है, आप लोगों का भी एनर्जी, डेटा, टाइम सब वेस्ट हो रहा है। तो बेटर है कि आप मुझे बताते जाओ, सर समझ रहा है, ये स्टेप नहीं समझा तो ये स्टेप क्लियर कर दूंगा, ये स्टेप नहीं समझा तो ये स्टेप क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टडी करना है। वेदांतु प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, आपके एजुकेशन लेवल को और बढ़ाना है हम लोगों को, और अच्छा करना है हम लोगों को, आपको उस लेवल तक पहुंचाना है हम लोगों को जहां तक आप जाना चाहते हो। तो आप लोगों को हमेशा वेदांतु के साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है वेदांतु के साथ, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, ठीक है। तो बहुत हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग ने लिख लिए, ओके। चला मैं आता क्वेश्चन सॉल्व करूया आपण।
आपल्याकडे भरपूर क्वेश्चन आहेत, सॉल्व करूया आपण, काय प्रॉब्लेम नाही, काय हरकत नाही आहे. सॉल्व करूया, स्टार्ट करूया. चला नोटबुक ओपन करा, लिहा क्वेश्चन, इव्हॅल्युएट दी फॉलोइंग इंटिग्रल लिहायचं. चला नंतर आपण सॉल्व करूया, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक है, मग पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, इंटीग्रेशन करना x⁸ 8dx. कोई लिमिट नहीं दिया, ठीक है, कोई लिमिट नहीं दिया है. कहीं कहीं पे देखो डेफिनेट, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर लिमिट दिया गया है, कहीं कहीं पे कहीं नहीं दिया. ठीक है, ठीक है. मग पहिला क्वेश्चन काय दिला आपल्याला, इंटीग्रेशन x⁸ 8dx. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग पहले समझो. जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा. इसका मीनिंग है, ये बोल रहा है कि भाई हम लोगों को ये वाले दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है जिसके अंदर ये वाला क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी है. तो हमें पता है जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से एक वेरिएबल होता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन उसका. यस, वही करना है. ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे. x⁸ सॉल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इंटीग्रेशन x⁸ राइट. तो अभी अभी हम लोग ने देखा था एक फॉर्मूला, अच्छे से बताता हूं, कोई घाई नहीं हम लोग को. अभी अभी एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा था कि अगर मान के चलो आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होगा, x⁸ होगा, तो आप लोग क्या करोगे, n का पावर में एक प्लस करोगे और n के पावर में जो प्लस किया था नीचे भी डिवाइड कर दोगे. ध्यान रहे कि n की वैल्यू -1 नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल -1 नहीं है. बस हो गया हमारा आंसर. तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x⁸n, n क्या, 8 + 1 अपॉन 8 + 1. क्लियर, साथ में प्लस सी भी रहेगा. ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, और ये आप लोगों का आंसर आ गया. क्लियर, सिंपल था. यस सर, अभी समझ में आ रहा है. तो इसने आप लोगों को ऐड करके दे दिया. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड. चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है. सेकंड क्वेश्चन है x⁸ और हम लोगों को लिमिट भी दिया है 2 से लेके 5 तक. x⁸ और हम लोग को क्या दिया गया, लिमिट दिया गया है 2 से 5 तक. x⁸ लिमिट इज 2 to 5. क्लियर, सॉल्व करो. चलो बताओ मुझे क्या आएगा, फटाफट सॉल्व कर लो, मुझे बताना आप लोगों को क्या आएगा इसका आंसर. फास्ट, कुछ नहीं, सेम टू सेम है, x⁸n+1 अपॉन n+1 ये आंसर आएगा. तो इसका आंसर आएगा x⁸n+1 अपॉन n+1 प्लस c, बराबर. तो इज इक्वल टू x⁸n का वैल्यू क्या है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, और ये हो जाएगा x⁸3 अपॉन. देखो आ रहा है क्या सबका आंसर, फास्ट आ रहा है, आएगा आंसर, टेंशन नहीं लेना है. आपको मैंने कंसेप्ट दिया है, आप लोग सीखे हो, तो आंसर कैसे नहीं आएगा, आएगा आंसर. चलो थर्ड सॉल्व करूया आपण. आता थर्ड क्वेश्चन काय दिलंय बघूया आपण. थर्ड क्वेश्चन आहे आपल्याकडे, इंटिग्रेशन x + sin x dx. इथे आता ऍडिशन आहे, बरोबर ना, दोन क्वांटिटी ऍड होत आहे. मग काय प्रॉब्लेम नाही, करूया आपण. इनडेफिनेट इंटिग्रल दिलं, ठीक आहे. x + sin x dx, इंटिग्रेशन x + sin x dx. तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सेपरेट करके, x dx प्लस इंटिग्रेशन ऑफ sin x dx, तरी पण चालेल, असं पण लिहिलं तरी पण चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. ठीक है, मग x dx प्लस sin x dx इंटीग्रेट करेंगे अगर x को, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 दी गई है. तो ये आप लोगों को हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस
कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, पावर इधर 1 है, कुछ नहीं है, तो 2/2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? कॉस एक्स। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। वापस से बता दूं, एक्स का इंटीग्रेशन और साइन एक्स का आप अलग अलग करो। एक्स का अगर आप देखोगे पावर 1 है, तो अगर पावर कुछ होता है, एन का पावर होता है आप लोगों का, तो n+1 हो जाता है। तो ये हो गया n+1, दैट इज 1 + 1 2 x²/2 प्लस सी इधर भी रहेगा, कॉमन निकाल दिया, साइड में एक ही लिख दिया, चलेगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ने एक गलती की है, यहां पे एक गलती की है। ठीक है, यहां पे हम लोग ने ये चीज का ध्यान नहीं दिया। देखो यहाँ पे लिमिट दिया गया, यस, तो इसको मैं वापस सॉल्व करूंगा। ठीक है, वापस से सॉल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिमिट दिया गया है, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना, लिमिट पुट करना पड़ेगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो x⁻n का वैल्यू क्या है? 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा। अब आप लोगों को लिमिट देखो कैसे पुट करना रहता है, 2 से लेके 5। पहले x के जगह अपर लिमिट रखने का, फिर लोअर लिमिट। तो देखो ध्यान से, ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, x जो है इसके जगह पहले 5 रखने का, तो 5 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस करने का। अब x के जगह लोअर लिमिट क्या है? 2, 2 का क्यूब अपॉन 3, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा अपॉन 3। तो 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा, 117/3। ये आपका फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप लोगों के पास परफेक्ट लिमिट है। यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर देखो अभी भी नंबर के टर्म में नहीं मिला, और कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था, ये डेफिनेट इंटीग्रल, इसका आपको फाइनल आंसर मिला। तो पहले वाला वापस से करेक्ट कर लो, हम लोग ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, गलती हो गई थी हमारे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। 117/3, 117/3 इज द परफेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो, sin x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन, ये भी देखो डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 से π/2 के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, sin x dx। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx। ठीक है, तो अभी sin x dx का इंटीग्रेशन ले लो पहले। अगर मैं आप लोगों को बोलूं फॉर्मूले के हिसाब से sin x dx का इंटीग्रेशन क्या है? cos x माइनस cos x प्लस c। लेकिन आपको पता है प्लस c हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास लिमिट नहीं होता। लिमिट है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस cos x, और आप बोलोगे 0 से लेके π/2 तक लिमिट रखना है। ठीक है, अभी मैंने सीखा है क्या करना होता है, x के जगह अपर लिमिट रखने का, फिर माइनस करने का, x के जगह लोअर लिमिट रखने का। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। इसको यहां पे सॉल्व करो। ठीक है, माइनस कॉस x के जगह अपर लिमिट रख दो π/2, फिर माइनस करोगे और फिर वापस से माइनस कॉस x के जगह लोअर लिमिट 0। तो ये आप लोगों का बन जाएगा माइनस कॉस 90। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो -0 + 1, ये आपका आंसर आ गया 1। क्लियर? फिर से देखो, sin x का इंटीग्रेशन करना था, माइनस कॉस x होता है, 0 से π/2, माइनस कॉस x के जगह π/2 रखा, फिर माइनस करने का, फिर सेम फंक्शन लिखने का, और x के जगह लोअर लिमिट 0। cos 90 हमें पता है 0 होता है, 0 रख दिया, माइनस माइनस प्लस, cos 0 1 होता है, 1, तो आंसर आ गया 1। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस, ओके, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x dx 1 से लेके 5 तक लिमिट दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रल है। चलो इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। x dx है, ठीक है, 5th सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन x इंटू dx, और लिमिट दिया गया, चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 से लेके 5 तक का लिमिट दिया गया है।
चलो ट्राई करो सब लोग। x का पावर कुछ नहीं दिया, मतलब x का पावर कितना है 1 है, तो x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन यूज करना है। फास्ट, एकदम सिंपल आ रहा है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ये सर। ओके देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x रेज टू n, n क्या है 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है। लिमिट है, अब लिमिट भी पुट करना पड़ेगा 1 से लेके 5 तक। चलो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगा 1 से लेके 5 तक, बराबर। अब क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट x की जगह रखूंगा मैं 5 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस करूंगा लोअर लिमिट, 1 है लोअर लिमिट, 1 स्क्वायर अपॉन 2, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2। आपका फाइनल आंसर आ गया 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो आ रहा है सब लोगों का आंसर, फाइनल आंसर आ रहा है सब लोगों का 12। क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ गया सब लोगों को क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है चलो, 6th क्वेश्चन, cos x dx 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रेशन cos x dx 0 टू पाई बाय 2। चलो ट्राई करो आप लोग, करो ट्राई करो, करो, रुक जाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो आप लोग। cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, cos का डेरिवेशन माइनस साइन होता था, तो इसका sin x हो जाएगा प्लस में, और फिर लिमिट भी है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2। क्या करूंगा मैं, x की जगह हायर लिमिट दैट इज पाई बाय 2 माइनस साइन x की जगह लोअर लिमिट दैट इज 0। साइन पाई बाय 2 पूरी दुनिया जानती है 1 होता है, साइन 0 भी पूरी दुनिया जानती है 1 होता है, और ये आपका आंसर आ गया 1। आया सब लोगों का आंसर, आ रहा है, वेरी गुड, आएगा, अच्छे से आप करोगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, नो लिमिट, इनडेफिनेट इंटीग्रल, 3x स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स, बराबर 3 कांस्टेंट है, रहने दो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये n है, तो x का n जो होता है उसमें +1 करते, अपॉन सेम टू सेम क्या करते, नीचे भी करते थे, प्लस c आ जाएगा, इसमें आपके पास लिमिट नहीं है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा 3x क्यूब 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस c, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस c। आ रहा है सब लोगों को आंसर, x क्यूब प्लस c, चेक करो, यस आ रहा है। समझ में आया क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो इसको और भी डिटेल में सीखा जा सकता है, और भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने बहुत आपको बेसिक्स चीज बताई जो कि हम लोगों को इतना ही यूज करना है फिजिक्स में, इससे ज्यादा नहीं। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप लोगों को आएगा इंटीग्रेशन वापस से, जहां पे आप लोगों को पूरा डेप्थ में सिखाई जाएगी एक्चुअली ये क्या चीज है, कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बहुत सारे और भी बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं, स्टेप्स हैं, सारी चीज आप मैथमेटिक्स में सीखो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जितनी जरूरत थी, जितना हमें फिजिक्स में लगने वाला है, क्योंकि ये फिजिक्स का सेशन है, तो फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन का काम है हम लोग उतना यहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। ओके चलो आता पुढचा क्वेश्चन बघूया। 8th क्वेश्चन काय दिलंय इथं, 4x dx, कोई लिमिट नहीं है, 4x dx, इंटीग्रेशन 4x dx, मीनिंग समझ रहा है ना इसका, हमें ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है,
आणि त्याच्यात 4x व्हेरिएबल आहे, 2 नंबर इथं दिलाय, 2 क्वांटिटी 4x आणि dx. ठीक आहे, आपल्याला मल्टिप्लाय करायचे आहेत आणि 4x काय व्हेरिएबल आहेत. ठीक आहे, मग चला सॉल्व करूया. 4 कॉन्स्टंट आहे, x चे इंटिग्रेशन, x चे पॉवर किती आहे 1 आहे बरोबर. मग 1 + 1 अपॉन 1 + 1. ठीक आहे, 4x² अपॉन 2 + c. therefore final answer 2x² + c. बरोबर आहे. सॉल्व करा, तुम्ही पण करत जा रे सॉल्व, तुमच्यासाठी आहेत, माझ्यासाठी नाही आहे. मला येते काय काय, मला काय प्रॉब्लेम नाही याच्यात. तुमच्यासाठी सेशन आहे, तुम्ही शिकून घ्या, सॉल्व करा, तुमच्यासाठी आहे. ठीक आहे, चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण. 9th. इंटिग्रेशन sin x + x. इंटीग्रेशन sin x + x dx. ठीक है, कोई लिमिट नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन x dx. ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, प्लस x का क्या हो जाएगा, पावर 1 है, 1 + 1 2. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते, x² अपॉन 2 माइनस cos x प्लस c. चेक करो, आ रहा है सब लोग को सॉल्व करने. यस, क्लियर हो रहा है सब लोगों का. ओके, वेरी गुड. चलो, सब लोग को समझ में आ रहा है. चलो, ये आप लोग ट्राय करो, तुम्ही ट्राय करा, काय प्रॉब्लेम, एकदम सिंपल आहेत. x⁻⁶ इनडेफिनेट इंटिग्रल आहे. चला, डायरेक्ट आन्सर मला दिसतोय. काय आला आन्सर, येस, काय आला आन्सर, x⁻⁶ dx. इंटीग्रेशन x⁻⁶ dx इज इक्वल टू, ये पावर n 6 है, आपको पता है क्या करना होता है, 6 + 1 करना होता है. 6 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁻⁷ अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट. आ रहा है सब लोगों का सेम, x⁻⁷ अपॉन 7 प्लस c. यही आप लोगों का आंसर है. आ रहा है, यस, वेरी गुड. चलो, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. इंटीग्रेशन cos x + 3 dx. इंटीग्रेशन cos x + 3 dx. यस, इंटीग्रेशन cos x + 3 dx. सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व करना है सब लोगों को. ट्राई करो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है. देखो बीच में प्लस, सॉरी, cos x + 3 है, cos x + 3 dx है, तो cos x का इंटीग्रेशन अलग से लो और 3 का इंटीग्रेशन अलग से लो. चलो सॉल्व करो सब लोग फास्ट. सेपरेट इंटीग्रेशन लेना फास्ट, जैसे ये करते हैं लास्ट के दो, अभी आप लोगों को ही करना है. चलो फास्ट. आ रहा है,
ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सेपरेट कर दो आप, कॉसेक dx प्लस इंटीग्रेशन 3dx, ठीक है। तो ये आप लोगों का cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस 3 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, sin x प्लस 3x प्लस c। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर दो। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 4/4 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस रेस टू 4/4 माइनस कॉस एक्स। ये आप लोगों का फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ ए फोर्स इन सर्टेन रीजन इज गिवन बाय। आप लोगों को फोर्स दिया गया है, लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू कितना दिया गया, देखो 6x² माइनस 4x माइनस 8। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल होता है तो उसका वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है, उसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आप लोगों को लिमिट दिया गया है 1 मीटर से लेके बॉक्स को 2 मीटर तक लेके जाया गया, इतना फोर्स लगा के। फोर्स बार बार अलग अलग था, इसके लिए इक्वेशन के फॉर्म में दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी बोल रहा है कि वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, तो अभी आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे वर्क जो फोर्स है वेरिएबल है, तो वर्क कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से मिलेगा, बराबर। चलो सॉल्व करते, सॉल्यूशन। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन फोर्स का वैल्यू क्या दिया गया, लिख दो 6x⁴ माइनस 4x माइनस 8, क्लियर, इंटू dx। लिमिट दिया गया 1 से लेके 2 तक। चलो इंटीग्रेशन कर लो। कैसे करते हैं, पावर में एक प्लस करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6x का पावर 4 है, 4 में एक प्लस हो जाएगा 5, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x⁻² कितना है, सॉरी 2 है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4, इधर पावर 1 है, 1 का एक और ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 8 का इंटीग्रेशन 8x, ठीक है जी, सॉरी 1 से लेके 2 तक लिमिट पुट। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करोगे x में, और उसके बाद क्या करोगे, लोअर लिमिट, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे। 6 2 का क्यूब अपॉन 3, नहीं तो एक काम करो सिंपल, पहले ये वाले स्टेप को कैंसिल आउट कर दो। ये इसको कैंसिल करेगा 2 से, आपको क्या मिलेगा 2x³ माइनस, ये भी इसको 2 से करेगा 2x² माइनस 8x। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके 2 तक, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, x के जगह अपर लिमिट पुट करूंगा, ठीक है। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8, और x के जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, फिर माइनस करूंगा, सेम इक्वेशन लिखूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा। 2 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 माइनस 8 बराबर 16 माइनस 8 माइनस 16। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
प्लस 2 सॉरी -2 + 2 + 8, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हाँ वर्क डन 0 आ गया। आया बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों को फोर्स वर्क का वैल्यू मिल गया। क्लियर हो गया सब लोग को? ओके, वेरी गुड, क्लियर। तो देखो आज का जो हमारा सेशन था जिसके अंदर हम लोग ने इंटीग्रेशन सीखा, सारे के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। तो इसी तरीके से वेदांतु के साथ आप जुड़े रहना। वेदांतु पे सारे टीचर आपके सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आप लोग एग्जाम को भी क्रैक कर पाओगे। इसके एडिशनल वेदांतु लेके आ चुका है MV सेट, जहां पे आप लोग अगर इस एग्जाम को देते हो तो आप लोगों को 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। 1-to-1 जो टॉप इंडिया के टीचर है उनसे इंटरैक्ट करने का, 1-to-1 सेशन लेने का, गाइडेंस लेने का, स्टडी प्लान लेने का भी पूरा मौका आपको मिलेगा। तो इस मौका को आपको गंवाना नहीं। अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और इस एग्जाम को आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।